दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास वाला। और आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये टिपिकल जो है मेरा डेली व्लॉग नहीं होने वाला है। आज हम जो है बहुत सारे उत्तराखंड के मुद्दों पे हम चर्चा करने वाले हैं और उसके लिए मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपको भी मिलाते हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका नाम है कुलदीप रावत। आपने इनको इंस्टाग्राम में बहुत बार देखा होगा। इनके इंस्टाग्राम चैनल का नाम है पहाड़ों की राही और हमने इनको इंस्टाग्राम में काफ़ी एक्टिव देखा है, जहाँ पे ये जो है अलग अलग गाँव में जाके वहाँ के मुद्दों के बारे में बात करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो आज कुछ बातें जो है वो उत्तराखंड के बारे में हम उनके साथ करने वाले हैं। तो क्या हाल है कुलदीप भाई, कैसे हो? हेलो विकास कैसे हो? भाई, कैसे हो? बढ़िया ऑल गुड, सब बढ़िया। आप बताओ। बस दिल्ली के मौसम के मजे ले रहे हैं अभी। चलो, लगातार बढ़िया है। बारिश हो रही है। पहाड़ों के राय के साथ तो आपको पहाड़ों की फीलिंग आनी चाहिए भी। मौसम भी बदल चुका है बिल्कुल है ना। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं नोएडा में। हम लोग दोनों ही अपने दिल्ली एनसीआर कर्म भूमि में अभी हम लोग हैं। बिल्कुल और जन्मभूमि में जाने का समय जो है वो शायद कब मौका मिले, वीकेंड में जब हम लोग फ्री रहें। बिल्कुल। तो बाकी कैसा चल रहा है? जैसा आपका चल रहा है, पहाड़ी बहजी नाम है और जैसा नाम है आपका वैसा काम भी है कि आप पहाड़ को जोड़े रखते हैं। सिर्फ अपने दिलों तक नहीं, दूसरे के दिलों तक भी आप जोड़े रखते हैं। आपकी माँ इसमें आपका खूब सहयोग देती है। मैं देखता रहता हूँ आपके जो ब्लॉग्स हैं, जो आपके वीडियोज हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपने इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, एक होते हैं क्रिएटर, एक होते हैं इन्फ्लुएंसर। राइट। क्रिएटर मतलब कि जो लोग सिर्फ क्रिएट करते हैं, उनका कोई मुद्दा नहीं होता उस चीज़ के लेके। दूसरा होता है इन्फ्लुएंसर, जो कि आप हैं रियल लाइफ में, जो कि आप उत्तराखंड के मुद्दों पे बात करते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और वो आपके इंस्टाग्राम चैनल में बहुत अच्छा दिखता है। तो मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा काम तो आप ग्राउंड लेवल पे आप कर रहे हो। फिलहाल हर कोई अपने तरीके से उत्तराखंड के लिए करना चाहता है। मेरा स्टार्टिंग से जो मोटो था कि हमारी जो उत्तराखंड की भाषा है, जैसे हमारे यहाँ गढ़वाली है, तो गढ़वाली कैसे आपको पता है विलुप्त हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल। तो उसको कैसे एक्टिव किया जाए, किस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाए, थोड़ा फनी तरीके से, थोड़ा सा कैजुअल तरीके से पहुँचाया जाए। आपका जो काम है वो बहुत सराहनीय है, ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों से मिलना, बातें करना। तो हर किसी का अपना अपना मोटो है और सब लोग अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जो है वो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। राइट। तो कुलदीप भाई, आज मैं आपके पास आया हूँ कुछ डिस्कशन करने के लिए। कि उत्तराखंड के मुद्दों के बारे में आपको क्या लगता है कि अगर मैं कहूँ कि टॉप 3 मुद्दे अगर उत्तराखंड के आज की डेट में अगर आपको लोगों के सामने रखने होंगे, तो आप कौन से 3 मुद्दे रखोगे? देखो, 3 मुद्दे। सबसे पहले ना, मुद्दों से हटकर हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुद्दे सब पूरे देश में ही यही मुद्दे रहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पूरे देश के मुद्दे हैं, पर्टिकुलरली उत्तराखंड के नहीं है। लेकिन देश से हटके अगर आप पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, खासकर उत्तराखंड के पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा? आपको वहाँ पे मायूस चेहरे दिखेंगे। जो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, वो घास ले जाते हुए दिखेंगे। कुछ महिलाएं आपको जो अपना जीवन बिता रही हैं, लेकिन उनके पति शहरों में नौकरी कर रहे हैं। वो बुजुर्ग आज जब जिन्हें अपने पोती नाती पोतों के साथ इस समय खेलना था, वो जब उन पहाड़ों में कभी बंदर हकाने में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद उन्हें इस समय इस उम्र में नहीं करना चाहिए। और उनके अंदर एक पीड़ा है, एक उम्मीद है, एक अकेलापन है, एक उम्मीद है कि कुछ तो होगा परिवर्तन, कुछ परिवर्तन होगा और आने वाली जो पीढ़ी है वो करेगा। तो उनकी जो आस है ना, वो अब हम पे है कि हम तो आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मुद्दे तो हैं ही हैं। लेकिन उन मुद्दों से पहले आप एक बार, मैं कह रहा हूँ हर उत्तराखंडी से मैं कह रहा हूँ, आप एक बार अपने गाँव में जाइए, अपनी जॉब से टाइम निकालिए, इन शहरों की व्यस्त वाली लाइफ से टाइम निकालिए और उन मायूस चेहरों को जाकर देखिए वो क्या चाहते हैं। आपको 3 क्या, आपको हज़ारों ऐसे समस्याएं मिल जाएगी जो वाकई में ज़रूरी है, लेकिन उसको पूरा आप ही कर सकते हैं। और वो कैसा पूरा कर सकते हैं? जब आप उन आँखों को देखेंगे, उन आंसुओं को देखेंगे ना, आपको अपने आप एक एनर्जी मिलेगी, एक एनर्जी मिलेगी कि कैसे पूरा करना है। आपने हल्ला काटना, आपने धरना प्रदर्शन करना, आपने यहाँ किसी एनजीओ से बात करनी, XYZ, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप अपने माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी है, मैं कह रहा हूँ, पहले एक बार आप अपने गाँव तो ज़रूर जाइए। बिल्कुल। इस बात से मुझे एक बात याद आई है कि जैसे हम लोग इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते हैं और हमारा कुछ ना कुछ वीडियोस का एक पर्पस होता है कि कहीं भाषा प्रमोट हो या कहीं एक मैसेज जाए। तो उसी में से एक मैसेज जो आपने अभी बताया, तो मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ। जैसे दिवाली हर साल आती है, राइट? और हर कोई दिवाली में प्लान बनाता है कि कहीं चलते हैं, कहीं रुकते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। तो क्यों ना इस बार मैं जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि इस बार की दिवाली जो है वो आप अपने गांव में बनाइए, अपने लोगों के साथ मनाइए। तो अगर आप एज अ होल फैमिली अगर आप अपने गांव में जाते हो, तो आप अपने घर की सफाई करोगे, राइट। आपने आसपास की चीज़ों को सफाई रखोगे, आप है ना, घर को सजाओगे, गांव में एक अलग रौनक होगी, पूरा गांव
यू नो उजाले से भर जगमगाएगा। जगमगा जाएगा। बिल्कुल विकास भाई, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि दिवाली के टाइम हम अपने गांव जा सकते हैं क्योंकि छुट्टियां मिलती हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ देखो, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंडी लोग हैं, और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। हमारे यहाँ जो दिवाली मनाई जाती है वो थोड़े दिन बाद मनाई जाती है, इगास मनाई जाती है। तो आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इस टॉपिक में अगर हम ये ऐड ऑन कर दें कि ठीक है, आप शहरों में लोग सोचते हैं कि हमारा घर यहाँ भी छोड़ के जाएं तो थोड़ा सा दिक्कत है ना। अगर हम इसको ऐसा कर दें कि ठीक है, आप जहाँ हो दिवाली वहीं मनाओ, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो तो इगास है ना। बिल्कुल। तो क्यों ना हम दिवाली जहाँ है वहीं मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इगास मनाने हम अपने गांव जाएं, बिल्कुल 100%। अपने पहाड़ जाएं। जो हमारी दिवाली, आपने दिवाली वर्ड जो यूज किया बिल्कुल सही है कि दिवाली हम अपने गांव मनाएं, लेकिन एक्चुअल में हमारे उत्तराखंड में जो हमारी संस्कृति है वो इगास के नाम से इगास से जानी जाती है। तो इसीलिए हमने एक फिल्म भी बना रहे हैं, हम इगास नाम से एक फिल्म बना रहे हैं, जिसका एक गीत हमारा लॉन्च हुआ था, रंगीलो गर्देश, शायद आपने सुना होगा। उसे उत्तराखंड के 8 सिंगरों ने गाया था। बेड़ू पाखो के बाद पहला ऐसा गीत था जिसे इतने सिंगरों ने गाया। उसका गीत लॉन्च हो चुका है और वो फिल्म भी इगास आने वाली है, ठीक है। उसका भी मेन मोटिव हमारा यही है कि इगास जो लोग छुट्टी के तौर पे ही सिर्फ याद कर रहे हैं, लेकिन सेलिब्रेट कहीं नहीं कर रहे हैं, उसको जागृत किया जाए। और आपका जो ये मैसेज है, वाकई में मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी ये कहूँगा कि इस दिवाली मतलब इगास, तो इगास हम अपने गांव में मनाएं। दिवाली जो हम कर रहे हैं, जो ऑफिसों की छुट्टी मिलती है दिवाली के लिए, वो ठीक है, लेकिन इगास को दोबारा जीवित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है। कुलदीप भाई, 2027 आपने बोला कि परिवर्तन जो है वो बहुत ज़रूरी है, राइट। और आने वाला जो 2027 है, क्या आपको लगता है कि उसमें परिवर्तन होगा? दूसरा कि हमने बहुत सारी पार्टीज को मौका दिया है, क्या इस बार पार्टी में भी परिवर्तन दिखेगा हमको? देखिए, जब से उत्तराखंड बना, हमने 2 ही पार्टियों को हमने पूर्ण बहुमत दिया है, ठीक है। यहाँ कभी भी कोई सरकार ऐसी नहीं आई कि उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हर बार सरकार को अच्छी सीट्स मिली है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, आप देखिए ना, खुद आज पॉलिटिशियन बीमार हो रहे हैं तो वो दिल्ली में आके इलाज करा रहे हैं, ठीक है, या तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवा रहे हैं। तो फिर आम जनता कहाँ करवाएगी? आम जनता के पास भी फिर वही ऑप्शन है, जब पॉलिटिशियन ही इलाज करवा रहे तो आम जनता के पास भी होगी, ठीक है। इन 2 पार्टियों को हमने पूरा मौका दिया, लेकिन वो भरोसा हमें नहीं मिला। हमें हमेशा ये बोला गया कि राष्ट्रवाद के नाम पे वोट देना, राष्ट्र के नाम पे वोट देना, और हमने दिया। और सिर्फ हमने वोट ही नहीं दिया, हमारे उत्तराखंड के लोगों ने राष्ट्र के नाम पे बलिदान भी दिया है। बिल्कुल 100%। आज भी हर साल उत्तराखंड में कई शहीदों के शव आते हैं, कई गाँव में आते हैं, बिल्कुल रोना आता है तब कि हम आज भी बलिदान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इन पहाड़ों को क्या मिल रहा है? हम देश के लिए तो बलिदान दे रहे हैं, लेकिन पहाड़ों को क्या मिल रहा है? परिवर्तन लाने के लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। और देखिए, क्षेत्रीय दल मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, चाहे वो विपक्ष की भी बात हो। आज आप देखेंगे ना तो कांग्रेस विपक्ष में है, आपने देखा कहीं कांग्रेस का जो उत्तराखंड के मूल मुद्दे हैं उनके ऊपर कहीं भी डिस्कशन करते हुए, उनके ऊपर धरना प्रदर्शन करते हुए, उनके ऊपर कहीं कोई हल्ला नहीं मचाते। लेकिन अगर क्षेत्रीय दल हमारे होंगे, मैं कह रहा हूँ विपक्ष में भी अगर क्षेत्रीय दल के 10-12 MLA होंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। बिल्कुल। और मैं व्यक्तिगत किसी पार्टी का ऐसा फेवर नहीं कर रहा, लेकिन हमें अपनी संस्कृति तो बचानी है, हमें अपनी उत्तराखंड के जो कल्चर है वो तो बचाना है, लेकिन कल्चर से, हर कल्चर से एक क्षेत्रीय दल भी जुड़ा हो, हमें उस दल को भी बचाना है। ये हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। आने वाले जो चुनाव है 2027 के लिए, हमें उस चीज़ को सोचना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर तो हमने बहुत बड़ा प्रयास कर लिया, लेकिन वो फिर भी नहीं बच रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब हमें राजनीतिक तौर पे भी आगे आना चाहिए, राजनीतिक तौर पे भी सोचना चाहिए। और 2027 में एक बार हमारी क्षेत्रीय पार्टी, एक बार कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर सत्ता में आ गई, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट व्लॉग होगा ना आपका और हमारा, ये खिरसू में होगा। जैसे आपने बात करी है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि नेशनल मुद्दा है, और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा बड़ा एक मुद्दा है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको मौका मिलता है या परिवर्तन लाने का मौका मिलता है, तो आप क्या डेवलपमेंट देखना चाहते हो, या फिर आप एज अ युवा क्या सोचते हो इन तीनों मुद्दों के बारे में, और कैसे हम लोग इसको अप्रोच करने वाले हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, देखिए ये 3 मुद्दे पूरे देश के हैं और सिर्फ उत्तराखंड के नहीं, लेकिन पहाड़ में क्योंकि प्लान हो रहा है, इनकी वजह से लोगों के अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है तो उनके 1-2 घंटे के नियरेस्ट कहीं अच्छा एक हॉस्पिटल है होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आप देखेंगे एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी 6-6 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, और सड़कों की हालत ऐसी दयनीय है कि
मैं खुद मतलब इस चीज़ को सुन चुका हूँ। कई महिलाओं ने मुझे अपनी पीड़ा बताई है कि वो जब बसों में ट्रैवल करती हैं तो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई तो गड्ढों में जब वो धचकियाँ लगी तो कईयों के बच्चे पेट में ख़त्म हुए। मैंने कहा छोटी छोटी चीज़ें करिए आप, ठीक है। आप प्रत्येक गांव में एक ग्राम प्रहरी होता है, ठीक है, जो पुलिस द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ग्राम प्रहरी वो गांव की सूचनाएं देता है, ठीक है। क्यों ना गांव में एक ऐसे जैसे वैद होते थे पहले के ज़माने में, वैद होते थे ना, ऐसी एक वैद योजना लाई जाए। हर गांव में एक वैद होगा, ठीक है। आज सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही है किस वजह से हो रही है? हार्ट अटैक, ठीक है। किसी को CPR देना नहीं आता, बिल्कुल। लोगों को हार्ट अटैक आया, वहां से कैसे भी करके खाट के लेके जाना होता है, बस लेके जाना है। CPR देना नहीं आता, बेसिक चीज है। मैं कह रहा हूँ आपको प्रत्येक गांव में एक वैध योजना लानी चाहिए, ठीक है। प्रत्येक गांव में एक, वो डॉक्टर की ही भूमिका निभाएगा। उसको बेसिक चीजें तो पता होगी, पट्टी कैसे लगानी है, बुखार की दवाई अगर आ रही है तो बुखार के डोज उसके पास एक दवाइयों का पूरा हो रहेगा। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया तो CPR तो दे सकता है वहाँ पे, ठीक है। बेसिक फास्ट एड दे सकता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। और अगर प्रत्येक ब्लॉक में ज़्यादा नहीं, एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था, क्योंकि महिलाओं की समस्या सबसे बड़ी समस्या महिलाओं की है पहाड़ में, सबसे ज़्यादा पीड़ित वही है बिल्कुल पहाड़ों में। तो एक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तो नॉर्मल करवाई जा सकती है ना, कि कम से कम आप प्रेग्नेंट अगर कोई महिला अपना अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए उसको पास में अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल जाए। ये छोटी सी एक योजना है जो हम ईजिली लागू कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना। दूसरी बात, आपने जॉब की करी, जॉब क्रिएट करना बहुत ईजी टास्क है, बहुत ईजी टास्क। प्रत्येक गाँव में अच्छी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक है। बढ़िया इंटरनेट सर्विस। मेरे को आज वर्क फ्रॉम होम मिलता है, अगर मेरे गांव में अच्छी इंटरनेट सर्विस होती तो मैं आज गांव में बैठा हुआ होता। हो सकता है आप आज मेरे से मिलने गांव में आए हो, ठीक है। तो अच्छी इंटरनेट सर्विस मिलेगी, मैं गांव में रहूँगा। मैं क्या, अगर गांव में रहूँगा तो सिर्फ मैं जो पैसा कमाऊँगा वो कहाँ इन्वेस्ट करूँगा? गांव में तो करूँगा ना। सामान लूँगा गांव के दुकानों से, अपने बच्चों को घुमाऊँगा आसपास, कई चीज़ें हैं गाँव में। अच्छा घर बनाऊँगा, पैसा अपने आप वहाँ से जनरेट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप एज ए CM, एज ए MLA, हमारे जितने भी उत्तराखंड के बने हैं, आपने देखी होगी वो विदेश यात्राएं करते हैं। विदेश में जाके ये टेक्निक मैंने जांची कि जापान में कैसे हो रहा है, जर्मनी में कैसे हो रहा है। भाई किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। आप उत्तराखंड में जाइए, ऑलरेडी वहाँ इतने सक्षम लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आप बीरूखाल में जाना, एक जमरिया जगह है, वहाँ पे एक अम्बे नाम से एक फैक्ट्री है, अम्बे फैक्ट्री है। वो क्या करती है, जड़ी बूटियाँ बनाती है, ठीक है। वहीं लोकल लगभग 2000 लोगों को उन्होंने वहाँ पे रोजगार दिया है। कितने MLA, कितने मंत्री, कितने CM उस अम्बे के मालिक से मिले कि भाई आप ऐसी 10 फैक्ट्रियाँ लगा दो, बिल्कुल, आप ऐसी 10 फैक्ट्रियाँ लगा दो, हम आपको जगह देंगे, हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, आप 10 फैक्ट्रियाँ लगा दो, बात करो ना, बिल्कुल। तो एक कदम बढ़ाने वाली बात है, नहीं करेगा कोई बात, सोच नहीं है ना वहाँ तक। दूसरी बात देखिए कि उत्तराखंड में अभी पौड़ी में किसी व्यक्ति ने एक मशरूम की खेती करी है, उस मशरूम का नाम याद नहीं आ रहा मुझे। वो 26,000 रुपये किलो बिक रहा है वो मशरूम, और वो बाहर से पढ़ाई करके आया, उसने वहाँ इम्प्लीमेंट किया, 26,000 रुपये किलो बिक रहा है। जाइए ना भाई, हमारा MLA, आपका MLA, जाइए ना, बोलिए भाई इसकी वहाँ हमारे यहाँ भी खेती की ट्रेनिंग दे दे, जो है हमारे भी यहाँ के लोग हैं, लेकिन नहीं करेंगे। उनके जो सोच है, उनकी सोच का मतलब, जो रोजगार में उनकी सोच का मतलब है वो ठेकेदारी, कि विधायक निधि का पैसा किसी को दे दिया, चल भाई ये शौचालय बना दे, ये भवन बना दे, रोड खुदवा दे, यही एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या एम्प्लॉयमेंट है, मतलब एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं। मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से जो हमारे उत्तराखंड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कीजिए, उनको हाईलाइट करिए, उन पे इन्वेस्ट कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े उत्तराखंड में इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनको सम्मान नहीं मिलता है, राइट। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि जो उत्तराखंड के हैं भी नहीं। और लास्ट बात शिक्षा की बात आती है, बहुत बेसिक चीज़ है। आज पहाड़ों में स्कूल दूर दूर है, बच्चे कम हैं, ठीक है। आप ऐसा एनवायरनमेंट क्यों, मैंने फिर कहा कि आप नेटवर्क अच्छा कीजिए, उससे बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप जो है प्रत्येक स्कूल को डिजिटल कर दीजिए। आज तो दुनिया भर की पढ़ाइयाँ ऑनलाइन हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल। जॉब ऑनलाइन हो रही है, तो पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? कोविड में भी तो सब बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा। बिल्कुल। बच्चे 6-6 किलोमीटर दूर पैदल चल के स्कूल आ रहे हैं। अब उनको बोला जा रहा है ये स्कूल भी बंद हो रहा है, अब आपके लिए एक ऐसा स्कूल सेंट्रलाइज स्कूल बना दिया जाएगा, सारे गांव के बच्चे हैं, वहाँ पर आपको जो है बस की सुविधा दी जाएगी। अरे भाई, उसको बस पकड़ने के लिए तो 3 किलोमीटर रोड तक जाना पड़ेगा, उसका पूरा टाइम तो ट्रैवलिंग में चला जाएगा। भाई पहाड़ों में 10 किलोमीटर का सफर मतलब आधा घंटा आराम से, ठीक है।
तो उसको तो ट्रेवलिंग में ही पूरा सफर चला जाएगा, तो पढ़ेगा कब? तो इससे बढ़िया आप उनको लैपटॉप्स दीजिए, उनको बोलिए घर पे बैठ के पढ़िए, हफ्ते में 1 दिन स्कूल आना है या हफ्ते में 2 दिन स्कूल आना है। मैं कह रहा हूँ एजुकेशन में ऐसा बड़ा बदलाव आ जाएगा ना। और एक चीज़ करनी इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। आजकल देखिए जिस तरीके से लोग डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो डिजिटल इंडिया के लिए गांव-गांव में अगर मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर सेंटर्स खोल दिए जाएं, जैसे आपने पंचायत भवन सुना होगा, पंचायत भवन बिल्कुल खंडर पड़े हैं, उनमें कभी कोई मीटिंग नहीं होती है। उन पंचायत भवनों में 4 कंप्यूटर लगा दीजिए। अब बच्चों को बोलिए आपने यहाँ पे कंप्यूटर सीखना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ बच्चे कंप्यूटर चलाना सीखेंगे। बिल्कुल कुछ ना गेम ही भी खेलेंगे, बट कंप्यूटर पे हाथ तो बैठेगा उनका, ऐसे करके तो सीखेंगे। तो इस ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं। अगर अभी तो हम कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे अंदर वो पावर आएगी, तब जब वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बैठता है, IAS PCS बैठते हैं, ये लोग बैठते हैं, असली सरकार तो वही चलाते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज वो देंगे, लेकिन ये बेसिक चीजें हम इम्प्लीमेंट करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे उत्तराखंड का ये दुर्भाग्य है कि जो हमारे अस्पताल हैं वो सिर्फ रेफर सेंटर बन चुके हैं। जो हमारे स्कूल हैं वहाँ पे जो है इस तरह की सुविधा नहीं है, टीचर नहीं है, रोजगार तो दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यार हम ही बड़े एग्जाम्पल हैं कि हमने भी जो है अपना गांव छोड़ के हम भी दिल्ली NCR में जॉब करने आए हैं। पर हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये है कि यार अगर समय परिवर्तन का है, परिवर्तन करने के बाद हम कुछ ना कुछ जो है वो उत्तराखंड के लिए करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जनता को जो है वो जागरूक करना चाहते हैं कि यार परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। तो वही है कि जनता से हमारा यही निवेदन है कि देखिए इलेक्शन आएंगे, और यही अब धरना प्रदर्शन अपने बहुत कर लिया। हमने भू कानून के लिए धरना प्रदर्शन कर दिया, गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप थमा दी। अंकिता भंडारी के लिए हमने धरना प्रदर्शन कर दिया। आज भी वो लोग जेल से जब निकलते तो कहीं से वो लगते नहीं है कि वो कैदी हैं, ठीक है, तो नाम मात्र के लिए एक सजा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन तभी आएगा जब राजनीतिक परिवर्तन होगा। बिल्कुल। तो 27 का जो चुनाव है ये उत्तराखंड के भविष्य का चुनाव होगा, क्योंकि आने वाले 5 साल ना जो वो बुजुर्ग लोग गांव में है ना, उनकी उम्र अब ज़्यादा नहीं, 5 साल 6 साल इतनी है, ठीक है। वो लोग देखना चाहते हैं अपने गांव में सड़कें देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को अपने साथ देखना चाहते हैं, और वो तभी संभव है जब वहाँ पर अपने कोई क्षेत्रीय दल होगी, अपने क्षेत्रीय लोग होंगे। काफल का ठेका लगेगा लेकिन ठेकेदार अपना होगा। ठेकेदार अपना होगा। बिल्कुल। वो वाला परिवर्तन हमें लाना है। तो हमें एक नारा देखिए, हम जब बात करते हैं जय भारत जय उत्तराखंड के नारे की, जय भारत यानी हमारा देश भारत, और जय उत्तराखंड मतलब हमारा राज्य उत्तराखंड। भारत और उत्तराखंड दोनों एक ही तो हैं। उत्तराखंड मतलब भारत, भारत मतलब उत्तराखंड। लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन हैं उन्होंने उत्तराखंड मतलब क्या समझ लिया, सिर्फ देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। बाकी जो पहाड़ के 11-12 राज्य जिले हैं वहाँ तो कोई सोच ही नहीं रहा कि ये भी उत्तराखंड का हिस्सा है उनके बारे में, क्योंकि वो हिस्से पहाड़ के हैं। तो मुझे लगता है कि हर पॉलिटिशियन को अब एक नारा देना चाहिए, वो है जय पहाड़ जय पहाड़ी, जय पहाड़ जय पहाड़ी, क्योंकि इस नारे में उन जिलों की नींव रखी जाएगी। इस नारे से उन जिलों को दोबारा जीवित किया जाएगा। इस नारे से उन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी अच्छा किया जाएगा, जो शायद पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। और जब जय पहाड़ जय पहाड़ी कोई बोल रहा है तो मतलब हमें पहाड़ के लिए भी जीना है भाई। बिल्कुल, हमें पहाड़ियों के लिए भी जीना है, हमें पहाड़ियों के लिए भी कुछ करना है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड मतलब जो है, जो ये उत्तराखंड लोगों ने समझ लिया कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये 4-5 जो सिटीज हैं यही उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड नहीं है ना। उत्तराखंड की जो मांग थी वो ये जिले उस समय उत्तराखंड में थे कि इनको उत्तराखंड में रखा जाए, लेकिन फिर भी रखा गया। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहाड़ के लिए भी सोच लो। तो दगड़ियों, ये थी मेरी छोटी सी बात कुलदीप रावत के साथ। और जैसा कि उनका नारा है जय पहाड़ जय पहाड़ी, उनका पक्ष जानना बहुत ज़रूरी था कि वो क्या सोचते हैं उत्तराखंड के बारे में और कैसे जो उत्तराखंड के मुद्दों को जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं और उनका सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। तो इसको भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।